चलिए नए टॉपिक पर आते हैं। लिखा है कि एक टिपिकल यूकेरियोटिक जो सेल होती है, इवन जो ह्यूमन या हम ह्यूमन की बात करें, वो 24 आवर्स में डिवाइड करती है। यीस्ट फॉर एग्जांपल, और ये जो फंक्शन होता है वह ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। ये जो फंक्शन होते हैं ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं, और सेल टू सेल टाइप पर, यानी कि कैसी कैसी सेल है और कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसके अनुसार ही इसमें इतना इतना टाइम लगना, ये सारा सेल का फिक्स किया जाता है। एग्जाम्पल फॉर यीस्ट, यीस्ट का अगर हम एग्जाम्पल लें तो बताया जाता है कि कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट। जो यीस्ट होता है वो 90 मिनट का समय लेता है अपने आप की अपनी सेल से दो नई सेल को बनाने के लिए। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। जो सेल साइकिल होती है वो हमारी टू बेसिक फेजेस में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? एक इंटरफेज होती है और दूसरी एम फेज होती है। इंटरफेज क्या होती है और एम फेज क्या होती है, चलिए इसको देखते हैं। चलिए इसको हम अपने एनसीईआरटी के डायग्राम से ही समझते हैं। देखिए, यहां से लेकर के यहां तक का जो पूरा ये एरिया है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो पूरा एरिया है वो कौन सा होता है? इंटरफेस। और ये वाला जो होता है वो होता है एम फेस। यानी कि अगर हम आसान भाषा में कहें तो यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि G1 S और G2, जो ये फेजेस हैं, ये किस में आएंगे? ये इंटरफेज में आएंगे। और जो एम फेज है वो दूसरा एक अलग फेज है। इसीलिए उसमें अभी बताया गया था कि ये जो हमारी सेल साइकिल है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक एम फेज और दूसरा इंटरफेज। इंटरफेज में G1 S और G2 आते हैं, जबकि एम फेज के अंदर कुछ सब फेजेस आते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और ये जो साइटोकाइनेसिस होती है, ये कैरियोकाइनेसिस की बाद में परफॉर्म होती है। कैरियोकाइनेसिस यानी कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जिसमें कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज ऐसे सब फेजेस आते हैं, और इसके बाद में साइटोकाइनेसिस परफॉर्म होती है, जिसमें कि साइटोप्लाज्म डिवाइड किया जाता है। चलिए अगर जो हम एम फेज की बात करें तो यहाँ पर एम फेज जो है रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल सेल डिवीजन को और माइटोसिस को। अकर्स एंड इन द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। जो एम फेज होता है उसके दौरान माइटोसिस होती है, यानी कि एक्चुअल सेल डिवाइड करती है। और जो इंटरफेज होता है वो पूरा समय लेता है, यानी कि इसमें सारी प्रोसेसेस चलती हैं, जिसके लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है माइटोसिस करने के लिए। वो पूरा इंटरफेज होता है, जिसमें कि G1 S और G2 आते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इट इज द सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल। जो ह्यूमन सेल 24 आवर्स में डिवाइड करती है, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन हावर। जो सेल डिवीजन यानी कि जो पूरा सेल डिवीजन होता है उसमें से जो 1 घंटा होता है वो एम फेज में लगता है, और बाकी के बचे हुए 23 घंटे जो होते हैं वो इंटरफेज में लगते हैं। देखिए यहाँ पर बताया भी है, द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। जो 95% है ड्यूरेशन, यानी कि जो समय लगता है 95% वो कौन लेता है? वो इंटरफेज लेता है। और बाकी का बचा हुआ जो 5% है वो लेता है कौन? माइटोसिस के दौरान, यानी कि एम फेज। चलिए आगे बात करें हम, तो आगे लिखा है कि द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। हमने बताया था कि सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होगा। एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन, जिसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और इसके बाद में होगा क्या? यूजुअली द एंड्स विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जिसमें कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आते हैं। उसके बाद में जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, उसमें जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। यानी कि साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने में जो प्रोसेस चलती है उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज दो ऑल दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इट इज द टाइम ड्यूरिंग द विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ cell growth and DNA replication in orderly manner. The interphase is divided into three further phases. देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो इंटरफेज होता है पूरी साइकिल में, पूरी सेल साइकिल में जो इंटरफेज होता है वो एक तरीके से रेस्टिंग फेज भी उसको कहा जाता है। और इसके दौरान, इंटरफेज के दौरान सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है, ग्रोथ करती है, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है माइटोसिस करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। और जो इंटरफेज फेज होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें तीन फेजेस आते हैं। कौन कौन से? पहला होता है G1, दूसरा होता है S और तीसरा होता है
G2। आइए इन तीनों फेजेस को पढ़ते हैं। देखिए अगर हम G1 फेज की बात करें तो G1 इज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। होता क्या है, जो G1 फेज होता है वो होता है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस होने के बाद और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के स्टार्ट होने से पहले और माइटोसिस होने के बाद में जो फेज आता है वो होता है G1 फेज। ड्यूरिंग G1 फेज ड्यूरिंग G1 फेज cell is metabolically active and continuously grows but do not replicate its DNA। होता क्या कि सेल डिवीजन के दौरान जो G1 फेज होता है, जो इंटरफेज के दौरान जो G1 फेज आता है उसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है पर वो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करती है। डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है वो आगे बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि एस और सिंथेसिस फेज। G1 फेज कंप्लीट करने के बाद में अब आ गए हम एस फेज पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि एस और सिंथेसिस फेज। एस फेज को सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। दिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। इस फेज के दौरान ही डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। और जो जितनी भी सेल्स है वहां पर, यानी कि एक ही सेल्स होगी, जब वहां पर सेल साइकिल चल रही होगी तो उस सेल में डीएनए का अमाउंट जो होता है वो डबल हो जाता है। कितने से कितना? डिनोट 2C टू 4C। ये जो अमाउंट उसका 2C होगा उसका डबल हो जाएगा 4C। देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, जबकि उसमें क्रोमोसोम का नंबर नहीं इंक्रीज होता है। काफी बार ये सवाल पूछा गया है और काफी बार ये गलत भी हो जाता है। डीएनए में एस फेज के दौरान केवल डीएनए का ही नंबर डबल होता है, जो 2C टू 4C होता है, जबकि क्रोमोसोम का नंबर फिक्स रहता है। If the cell had diploid 2n number of the chromosome at G1, even after S phase number of chromosome remains same। यानी कि अगर G1 फेज में वो उसमें 2n क्रोमोसोम, मतलब 2n का क्रोमोसोम था तो वो आगे भी जाकर के 2n ही रहेगा। इन एनिमल सेल बात करें हम अगर एनिमल सेल की, ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। इसके दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स होंगे, साइटोप्लाज्म डुप्लीकेट्स होगा इन द साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स होंगे, सॉरी, साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल डुप्लीकेट होंगे। ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। एस फेज खत्म होने के बाद में फिर जो G2 फेज स्टार्ट होता है उसमें क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। किसके लिए? माइटोसिस होने के लिए। वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस, और सेल की ग्रोथ जो होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है। लिखा है यहाँ पर कि सम सेल इन एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर एग्जिबिट डिवीजन। होगा क्या कि सम सेल, कुछ सेल्स जो होती है एडल्ट एनिमल्स में, डू नॉट अपीयर एग्जिबिट डिवीजन, वो डिवीजन नहीं करती। जैसे कि हार्ट सेल, मेनी अदर सेल, जैसे कि हमारी हार्ट की सेल्स हुई और ब्रेन की सेल्स हुई न्यूरॉन। इसमें ब्रेन की सेल्स को नहीं बताया गया लेकिन हम वो भी बताया है, ब्रेन की सेल्स जो होते हैं न्यूरॉन, वो भी डिवाइड नहीं करती हैं लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। और हार्ट की सेल्स भी हमारी मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं पर कभी भी डिवाइड नहीं करती हैं। मगर क्या अगर कहें कि अगर कभी इनमें कोई चोट लग गई, कोई किसी भी तरीके से हमारी अगर सेल डैमेज हो गई एक बार, तो ये दोबारा से अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाती है, अपने नंबर को इंक्रीज नहीं करती है। इसीलिए बोला जाता है कि सर में हेलमेट लगा के चलिए। मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओसिंसली as needed to replace cells have been lost because of injury और cell death। होगा क्या कि जब हमारे शरीर में कहीं भी कुछ चोट वोट लग जाती है तो वो सेल्स रिमूव हो जाती हैं और उसकी जगह पर नई सेल्स आ जाती हैं। लेकिन इन सेल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारी ब्रेन की सेल्स और हार्ट की सेल्स में होगा क्या कि अगर ये एक बार डैमेज हो गई तो डैमेज हो गई। These cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage G0 of the cell cycle। आपने G1 के ऊपर एक छोटा सा गोला सा देखा होगा जिसमें लिखा होगा G0 फेज। चलिए उसको दिखाते हैं। देखिए ये जो हमारा है ये G0 फेज है। होगा क्या कि G1 पूरा होने के बाद में सेल किसमें, G0 में चली जाती है, यानी कि अपनी माइटोसिस होने के बाद में, सेल ग्रोथ पूरी होने के बाद में वो सेल G0 में चली जाती है, जिसमें कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है पर ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करती है। तो लिखा है यार कि सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव
but no longer proliferate unless called on to do so depending on requirement of the organism. सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है पर ये डिवाइड नहीं करती है. इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इन ओनली सेन इन द डिप्लॉइड सोमेटिक सेल. एनिमल माइटोटिक सेल में डिवीजन इज ओनली सीन, हम डिवीजन को देख सकते हैं केवल डिप्लॉइड सोमेटिक, क्या हुआ, केवल डिप्लॉइड सोमेटिक सेल में. However, there are few exceptions in there where haploid cells divide by mitosis. कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो माइटोसिस से डिवाइड करते हैं. मेल हनी बीज, जैसे कि इसका एक एक्सेप्शन हुआ मेल हनी बीज. अगेंस्ट दिस प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल. फ्रॉम योर रिकलेक्शन एग्जांपल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स. Identify plant species stages at which mitosis is seen in haploid cell. कुछ सेल्स होती हैं जो कि हैप्लॉइड मतलब माइटोसिस